नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आपका आप ही के चैनल श्री राम कोचिंग अशोकनगर में। मैं हूं राम कुमार रघुवंशी एंड आई एम टीचर ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। आज क्लास 12th फिजिक्स का हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स। तो आज इंट्रोडक्शन देंगे अपन वेव ऑप्टिक्स के बारे में कि आपको क्या पढ़ना है। देखिए, जो लाइट है, लाइट के बारे में हम पढ़ते हैं तो हमारे पास टू टॉपिक्स होते हैं। एक होता है रे ऑप्टिक्स, एक होता है वेव ऑप्टिक्स। तो जो चैप्टर 9 है वो आपका रे ऑप्टिक्स था। रे ऑप्टिक्स में और वेव ऑप्टिक्स में क्या डिफरेंस है, दोनों में हमने लाइट की स्टडी किया, रे ऑप्टिक्स में और वेव ऑप्टिक्स में। तो डिफरेंस क्या है? देखिए, डिफरेंस ये है कि जब रे ऑप्टिक्स की हम बात करेंगे तो वहां पर जो आप ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे कि मिरर है, लेंस है, प्रिज्म है, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, तो ये जो भी ऑब्जेक्ट की आपने स्टडी किया तो वो ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा था एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो लाइट की वेवलेंथ से आप कंपेयर करेंगे तो जो भी आपने ऑब्जेक्ट लिए थे उन सबका साइज बड़ा ही साइज का था। तो बिगर साइज के ऑब्जेक्ट हम ले रहे थे रे ऑप्टिक्स में। तो लेंस भी बड़ी साइज का है, मिरर आपने देखा, मिरर बड़ी साइज का था। ऐसे ही आपने देखा प्रिज्म, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, तो स्लैब जो आपने लिया था, तो ये सभी जो ऑब्जेक्ट हमने देखे वो किस टाइप के थे? बड़ी साइज के थे। ओके। तो जब बड़ी साइज के ऑब्जेक्ट हम लेते हैं जिनका साइज एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट बड़ा होता है, तो उसमें हम स्टडी कर रहे थे रे ऑप्टिक्स के अंदर। तो वेव ऑप्टिक्स में क्या होगा? तो वेव ऑप्टिक्स में लाइट तो आपको मिलेगी, लेकिन यहां पर जो ऑब्जेक्ट आप लेंगे वो ऑब्जेक्ट का साइज स्मॉल हो जाएगा। स्मॉल मतलब कितना स्मॉल? यानी कि इतना स्मॉल हो जाएगा कि जिसको आप लाइट की वेवलेंथ से कंपेयर कर सकते हैं। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी स्मॉल एंड कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट की वेवलेंथ से कंपेरेबल होंगे वेव ऑप्टिक्स के अंदर। चलिए ठीक है। और दोनों में एक डिफरेंस और है कि जब बड़ी साइज के ऑब्जेक्ट हम लेते हैं तो लाइट जो बिहेव करता है पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। तो लाइट के पास देखिए पार्टिकल नेचर होता है, वेव नेचर होता है। इसकी हिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं कि पहले लाइट को क्या माना जाता था, पार्टिकल मानते थे, वेव मानते थे। उसके बाद कुछ और साइंटिस्ट आए, उनने अपनी कुछ थ्योरी दी लाइट के बारे में कि लाइट का नेचर किस टाइप का है। बट अभी करंट में अगर देखें तो लाइट के पास डुअल नेचर होता है, पार्टिकल as well as वेव। तो समटाइम्स लाइट बिहेव एज अ पार्टिकल एंड समटाइम्स लाइट बिहेव एज अ वेव। तो जो रे ऑप्टिक्स है वहां पर हमने लाइट का पार्टिकल नेचर देखा, लेकिन वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम क्या देखेंगे कि लाइट का हमें वेव नेचर देखना है। लाइट का जो वेव नेचर है हम उसकी बात करेंगे। चलिए ठीक है। तो हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि लाइट को पहले क्या माना जाता था, लाइट का नेचर किस टाइप का समझा, बाद में साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसका नया नेचर दिया। तो उसकी हम स्टार्ट करेंगे। और आपका जो फर्स्ट टॉपिक है कि थ्योरीज अबाउट नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट के नेचर के लिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी। तो सबसे पहली थ्योरी की हम बात करते हैं इसमें, करपस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। इसको एक नाम से और जाना जाता है न्यूटन्स करपस्कुलर थ्योरी, क्योंकि न्यूटन साहब ने दी थी ये थ्योरी, तो इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूटन्स करपस्कुलर थ्योरी। कब आया था? 1675 में आई थी। और साइंटिस्ट जिसने ये थ्योरी दी तो साइंटिस्ट का नाम क्या था? न्यूटन। इसलिए इसको बोला जाता है न्यूटन्स करपस्कुलर थ्योरी। अब इसके अंदर डीप में हम पढ़ने वाले हैं क्या था इसके अंदर थ्योरी के अंदर, और इस थ्योरी से आप कौन कौन से फिनोमेना एक्सप्लेन कर पा रहे थे। न्यूटन्स करपस्कुलर थ्योरी से हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको अभी बता देता हूं मैं कि जो न्यूटन्स करपस्कुलर थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो भी लाइट है, लाइट किससे मिलकर बना होता है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और उस पार्टिकल को क्या नाम दिया है? करपस्कल नाम दिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एनी लुमिनस ऑब्जेक्ट, लुमिनस मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो लाइट इमिट कर सकता है, तो एनी लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या करता है? इमिट करता है करपस्कल्स। अब इसके बारे में डीपली हम पढ़ेंगे करपस्कल्स क्या होते हैं, क्या डिफरेंट शेप एंड साइज के करपस्कल्स आपको मिलेंगे, क्या उसकी स्पीड होगी।
और ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन कर सकती है, मतलब रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन को एक्सप्लेन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो ये एक्सप्लेन कर सकता है। न्यूटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी कैन एक्सप्लेन रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। और इसके अलावा रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय न्यूटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, जैसे कुछ और फिनोमेना होते हैं फिजिक्स में, जैसे आपको एक्सप्लेन करना है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, तो ये फिजिक्स के ऐसे फिनोमेना हैं जो न्यूटन की इस थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर लाइट जो है उसको क्या माना है, पार्टिकल नेचर माना है। लाइट कंसिस्ट ऑफ कर्पस्कल्स, मतलब पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो पार्टिकल नेचर से ये फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे। तो देखिए 1675 में आया था कर्पस्कुलर थ्योरी, और 1678 में जो साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन हॉगन्स, इसको हाइजन पढ़ते हैं, आपको जो भी पढ़ना है पढ़ सकते हैं, बट रियल में इसको हॉगन्स बोलते हैं। तो क्रिश्चियन जो हॉगन्स थे 1678 में एक थ्योरी दी, और ये था वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो आपको इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ना है कि वेव थ्योरी क्या है, और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। वेव थ्योरी जो हॉगन्स प्रिंसिपल जो था उससे क्वेश्चन पूछते हैं, हॉगन्स प्रिंसिपल क्या होता है, वेव फ्रंट क्या है, वेवलेट्स क्या होते हैं, क्या उसके अजम्पशंस थे, उसके बारे में समझना है। वेव फ्रंट मतलब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आएगा जिसकी आपको स्टडी करना है। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट तो क्रिश्चियन हॉगन्स ने दिया था और 1675 में, और इनके अकॉर्डिंग जो लाइट है वो क्या है, एक वेव है। चलिए ठीक है। इसके बाद एक थ्योरी और है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट वेव, जो कि जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने ये थ्योरी दी थी, और 1873 में। तो 1873 में एक थ्योरी और निकल के आई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट, और ये किसने दिया, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। इसके बाद हमें इसकी स्टडी करना है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या होता है, क्या होता है बाद में समझाऊंगा आपको मैं, 1 बाय 1 सभी की स्टडी हम करने वाले हैं। और जो मैक्स प्लांक साइंटिस्ट थे 1900 में ये थ्योरी दी, जिसको क्या बोलते हैं, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। और जो आइंस्टीन साइंटिस्ट थे उनने इस थ्योरी का यूज किया था 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। कौन सी थ्योरी का यूज किया था, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। तो हम एक काम करते हैं 1 बाय 1 सभी की स्टडी करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। और हम सबसे पहले बात करेंगे न्यूटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी, जो कि 1675 में आया था। थ्योरीज अबाउट नेचर ऑफ लाइट, इसमें फर्स्ट थ्योरी है कर्पस्कुलर थ्योरी। ये कर्पस्कुलर थ्योरी किसने दिया, तो ये जो साइंटिस्ट थे न्यूटन, उनने ये थ्योरी दी 1675 में, और न्यूटन साहब ने इस थ्योरी को दिया, इसलिए इसका एक और नाम क्या है, न्यूटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी। तो इसके बारे में समझ लेते हैं कि भाई लाइट है क्या, बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ था। कुछ साइंटिस्ट थे लाइट को पार्टिकल मानते थे, कुछ साइंटिस्ट को वेव मानते थे, और वेव में भी किस टाइप की वेव मानेंगे, कुछ इसको बोलते थे लॉन्गिट्यूडनल वेव, किसी ने इसको माना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कोई इसको बोलता है ट्रांसवर्स वेव। तो वो हमें समझना है कि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो वेव है यानी कि लाइट है वो किस टाइप का नेचर रखता है, पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर है, उसकी हमें स्टडी करना है। तो पहली बात करते हैं न्यूटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी, और जो कि कब आया था 1675 में। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी लाइट कंसिस्ट ऑफ टेनी पार्टिकल्स, लाइट जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड, इसको क्या नाम दिया, दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड कर्पस्कल्स। तो लाइट कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड कर्पस्कल्स, तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है लाइट, और इसको नाम दिया है कर्पस्कल्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी। ओके, इसका जो सेकंड पॉइंट है, न्यूटन साहब ने ये बोला कि कोई भी लुमिनस बॉडी है, लुमिनस मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को इमिट कर सकता है, उसको हम बोलते हैं लुमिनस बॉडी यानी कि लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो एनी लुमिनस ऑब्जेक्ट इमिट कर्पस्कल्स। भाई लाइट को इमिट करना मतलब क्या है, कर्पस्कल को इमिट करना, क्योंकि लाइट किससे बना हुआ है, कर्पस्कल से बना हुआ है। तो एनी लुमिनस ऑब्जेक्ट इमिट कर्पस्कल्स। और जो कर्पस के बारे में बात करें, ये किस टाइप के पार्टिकल होते हैं, इनका क्या नेचर होता है, इनका शेप एंड साइज कैसा होता है,
तो जो कर्पस्कल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, तो कर्पस्कल हैव डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, क्योंकि आपको मालूम है कि लाइट की जो स्पीड होती है मीडियम के चेंज करने से स्पीड चेंज होती है। और आपको ये भी मालूम है कि जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है वहां पर स्पीड कम होगी, जबकि ऑप्टिकली रेयर मीडियम में स्पीड ज़्यादा होती है। तो इस मीडियम के चेंज होने से लाइट की स्पीड चेंज होती है। और वही यहाँ पे बताना चाह रहे थे कि मीडियम डिफरेंट मीडियम्स में जो कर्पस्कल्स होता है उसकी स्पीड अलग अलग होती है, और कर्पस्कल की स्पीड अलग होना मतलब लाइट की स्पीड अलग होना। तो उसी बात को वो एक्सप्लेन कर रहे थे यहाँ पर। और कर्पस्कल्स हैव डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, कर्पस्कल्स हैव डिफरेंट शेप एंड साइज। हम इनका एक बात और थी भाई, जो कर्पस्कल्स होता है पार्टिकल होता है, क्या सारे पार्टिकल एक जैसे होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि जो कर्पस्कल्स होता है वो अलग अलग शेप एंड साइज के होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता है कि जो लाइट है वो डिफरेंट कलर की होती है। राइट रेड कलर की हो सकती है, ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है। तो जो लाइट है उसमें डिफरेंट कलर होते हैं, और डिफरेंट कलर होने की वजह से जो कर्पस्कल का साइज होता है, शेप होता है, वो भी क्या होता है? अलग अलग होता है। तो कर्पस्कल्स हैव डिफरेंट शेप एंड साइज, किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ लाइट। तो कलर ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग उनका शेप एंड साइज भी अलग अलग होता है। चलिए ठीक है, तो कर्पस्कल के बारे में काफी नॉलेज दी। फिर बाद में ये भी बताया गया कि ये थ्योरी कौन कौन से फिनोमेना को एक्सप्लेन कर पाएगी। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। ये क्या होता है? यानी कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में चलता है। जैसे मान लो यहाँ से आपने कोई भी टॉर्च लिया और टॉर्च से आपने लाइट को यहाँ से एमिट किया, तो लाइट यहाँ से सीधा निकल के जाएगा। अब बीच में मान लो आपने कोई ओपेक बॉडी रख दी, मान लो बुक सामने रख दी आपने, तो लाइट इस बुक को क्रॉस नहीं कर पाएगा, बीच में रुक जाएगी, क्योंकि लाइट कैसा चलता है? स्ट्रेट लाइन में चलता है। भाई ऐसा नहीं होगा कि लाइट आएगी, यहाँ पे आप बॉडी रख दोगे तो लाइट ऐसे घूम जाएगी, घूम कर साइड चली जाएगी और इधर आगे निकल जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा ना, क्योंकि लाइट कैसा चलता है? स्ट्रेट लाइन में चलता है। तो लाइट सीधा चलता है, अगर उसके पास में कोई ओपेक बॉडी आ जाएगी फिर वो लाइट रुक जाएगी। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि लाइट, इसी को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, और इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं न्यूटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी से। तो दिस थ्योरी कैन एक्सप्लेन रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, यानी कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। और क्या एक्सप्लेन कर सकता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लाइट अगर की सरफेस पर स्ट्राइक करता है तो उसी मीडियम वापस लौट कर आ जाती है, जो रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा हुआ है। तो रिफ्लेक्शन कैन बी एक्सप्लेन बाय दिस थ्योरी। एंड रिफ्रैक्शन जो होता है कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो लाइट बेंड होता है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, और दिस रिफ्रैक्शन कैन बी एक्सप्लेन बाय दिस थ्योरी। तो ये थ्योरी क्या कर सकती है? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन को एक्सप्लेन कर सकता है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर सकता है। लेकिन और भी फिनोमेना होते हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। तो वो जो फिनोमेना है उन्हें आप इस थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ये इसका ड्रॉबैक है कि इससे हम इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, तो इस टाइप के जो फिनोमेना है वो न्यूटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पाए। चलिए ठीक है, एक और इसका ड्रॉबैक है कि न्यूटन साहब ने एक बात बोली कि जैसे हमारे पास देखो दो मीडियम है, एक मीडियम एयर है और एक मीडियम हमारे पास क्या है? वाटर है। तो न्यूटन साहब का बोलना ये था कि जो लाइट की स्पीड होती है, वाटर में स्पीड को अपन v मान लें, VW कर देता हूं, और एयर में स्पीड को VA मान लिया मैंने। तो न्यूटन साहब के अकॉर्डिंग, यानी कि कर्पस्कुलर थ्योरी जो हम बात कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो वाटर में स्पीड होगी लाइट की वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एयर। ये इस थ्योरी में बोला गया था। तो न्यूटन साहब के अकॉर्डिंग क्या था कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। लेकिन ये बात तो गलत है, क्योंकि आपको पता है कि वाटर में स्पीड कम होती है, एयर में ज्यादा होती है। लेकिन ठीक है, इन्होंने ये थ्योरी में बोल दिया था। तो ये बात हालांकि कुछ टाइम बाद, एक काफी टाइम के बाद, अभी नहीं काफी टाइम के बाद, एक साइंटिस्ट आए फोकॉल्ट, उनने एक्सपेरिमेंट करके इस बात को प्रूव किया कि स्पीड ऑफ लाइट वाटर में कम होगी और एयर में ज्यादा होगी। तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया, तो फिर सबने मान लिया, वैसे कोई मान नहीं रहा था। चलो इसके बाद हम बात करेंगे, ये कुछ पॉइंट आप देख लें न्यूटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी के अंदर 1675 में आया था।
तो लाइट कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड कर्पस्कल्स, और एनी लुमिनस ऑब्जेक्ट इमिट कर्पस्कल्स, इमिट करता है, कर्पस्कल इमिट करता है। कर्पस्कल्स के बारे में समझ लेते हैं। डिफरेंट स्पीड होती है इनकी डिफरेंट मीडियम के अंदर। कर्पस्कल्स हैव डिफरेंट शेप एंड साइज ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ लाइट, और दिस थ्योरी कैन बी एक्सप्लेन रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए ये कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे सेकंड थ्योरी, जो कि क्या है, वेव थ्योरी। कौन लेकर आया था, कब आई वेव थ्योरी, उसके अंदर क्या आपको पढ़ना है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक, नेचर ऑफ द लाइट की जो थ्योरी है उसमें फर्स्ट थ्योरी हमने पढ़ लिया है, कर्पस्कुलर थ्योरी। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड थ्योरी। सेकंड थ्योरी क्या है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो देखिए कर्पस्कुलर थ्योरी में क्या था कि लाइट को पार्टिकल मान लिया था, पार्टिकल को नाम दिया कर्पस्कल्स, और लाइट का पार्टिकल नेचर था। अब लाइट का पार्टिकल नेचर है तो उसने एक्सप्लेन किया, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को एक्सप्लेन किया, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया। लेकिन जब बात हुई इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन को प्रूफ करने की, एक्सप्लेन करने की, तो वो न्यूटन की जो थ्योरी है कर्पस्कुलर थ्योरी, वो उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो 1675 में वो थ्योरी आई थी, और 1678 में जो क्रिश्चियन हॉगन्स थे वो एक थ्योरी लेकर आए जिसको क्या नाम दिया, वेव थ्योरी। क्योंकि हमें इनको भी एक्सप्लेन करना है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। तो एक थ्योरी लेकर आए, और उस थ्योरी का नाम क्या है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। और जो हॉगन्स थे उनके अकॉर्डिंग लाइट इज नॉट अ पार्टिकल, लाइट इज अ वेव। हॉगन्स ने क्या मान लिया कि भाई लाइट जो है एक पार्टिकल नहीं है, लाइट एक वेव है। चलिए ठीक है, तो लाइट एक वेव है, और जो हॉगन्स थे उनने ये बोल दिया कि लाइट कौन सी वेव है। भाई वेव तो आपको पता है ना, वेव होती है दो टाइप की, एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और सेकंड होता है मैकेनिकल वेव। तो हॉगन्स साहब से पूछा गया, बताओ चलो ठीक है लाइट को हम वेव मान लेते हैं, वेव कौन सी वाली वेव है ये, तो इट इज अ मैकेनिकल वेव। तो हॉगन्स ने बोला भाई लाइट कौन सी वेव है, मैकेनिकल वेव है। अब मैकेनिकल में भी दो टाइप होते हैं, भैया ट्रांसवर्स है या फिर लॉन्गिट्यूडनल है। थोड़ा बता देता हूं मैं वेव के बारे में कि जो वेव होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दूसरा होता है मैकेनिकल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी वेव है जिसको प्रोपेगेट होने के लिए, मतलब ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, यानी कि वेव विच डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। तो ऐसी वेव को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। मतलब जो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है, उसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है कि आपका एयर होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, कोई भी सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसी वेव को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और सेकंड वेव हमारे पास होता है मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव वो वेव है जिसको प्रोपेगेट होने के लिए, ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। मीडियम कोई सा भी हो, एयर हो सकता है, कोई लिक्विड हो सकता है, या कोई भी सॉलिड हो सकता है। तो सॉलिड, लिक्विड या गैस, कोई सा भी मीडियम हो, बट मीडियम रिक्वायर्ड होता है। तो जिस वेव को प्रोपेगेट होने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड हो, तो ऐसी वेव को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव। अब इसमें देखो टू टाइप्स होते हैं मैकेनिकल वेव के, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा होता है ट्रांसवर्स। अब ये क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल, तो जैसे मान लीजिए कि वेव, जैसे मैं साउंड की बात करता हूं, मैं बोल रहा हूं तो मेरा साउंड यहां से आपकी तरफ जा रहा है, तो ये जो साउंड जा रहा है, ये साउंड वेव के प्रोपोगेट होने की डायरेक्शन है, ट्रेवल करने की डायरेक्शन है, साउंड जा रहा है इस तरफ। अब यहां पर जो एयर है, एयर के पार्टिकल क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं। अब एयर के पार्टिकल का वाइब्रेशन कैसा होगा, तो इस तरीके से वाइब्रेशन होगा, यानी कि जो डायरेक्शन वेव के ट्रेवल करने की है, मीडियम के पार्टिकल उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट होंगे। वेव जाएगा इस डायरेक्शन में, और मीडियम के पार्टिकल भी किस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट होते हैं। तो ऐसी वेव को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और जो साउंड वेव है वो एक कैसा वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और जो हॉगन्स थे उनने भी यही बोला कि भाई लाइट जो है एक वेव है, और वेव में कौन सी वेव है, तो अकॉर्डिंग टू हॉगन्स लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। और मैकेनिकल में कौन सा टाइप है, तो मैकेनिकल में ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। जैसे साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल होता है, साउंड इस तरफ जाएगा और मीडियम के पार्टिकल इस तरीके से वाइब्रेट होंगे, तो साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो उसी टाइप से अकॉर्डिंग टू हॉगन्स जो लाइट वेव है उसे भी क्या माना गया,
लॉन्गिट्यूडनल वेव माना गया, यानी कि मैकेनिकल वेव का कौन सा टाइप, लॉन्गिट्यूडनल। अच्छा, ट्रांसवर्स समझा देता हूँ। ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती है, जैसे मान लो कोई वेव इस तरीके से जाएगा और मीडियम के पार्टिकल वेव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट होंगे। भाई वेव तो इस तरफ जा रहा है लेकिन पार्टिकल इस तरीके से वाइब्रेट हो रहे हैं, तो मीडियम के जो पार्टिकल का वाइब्रेशन है वो कैसा है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव, और ऐसी वेव को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। तो आपने समझ लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन एंड मैकेनिकल वेव रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। उसमें टू टाइप्स मिलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल यानी कि मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, एंड ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती है, जिसमें पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव। वेव जाएगा इस तरीके से तो पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करेंगे, यानी कि ट्रांसवर्स है। अगर मान लो पार्टिकल इस तरीके से वाइब्रेट होंगे तो लॉन्गिट्यूडनल है। तो ये बात समझ में आ गई आपको। तो क्या होता है मैकेनिकल, क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो यहाँ पे जो हॉगन्स थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग लाइट एक वेव है, वेव भी कौन सा वाला, मैकेनिकल वेव है और लॉन्गिट्यूडनल वेव है। हालांकि ये बात गलत है लेकिन अभी थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा ही है। उन्होंने यही बोला कि लाइट क्या है, मैकेनिकल वेव, वो भी कौन सा वाला, लॉन्गिट्यूडनल। इसको साउंड से कंपेयर कर दिया, जैसे साउंड एयर में ट्रेवल होता है उसी टाइप से जो लाइट होता है वो ट्रेवल करता है। तो लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि आप इसको बोल रहे हैं मैकेनिकल वेव, इतने पढ़े लिखे सब लोग हैं। उन्होंने बोला कि अगर देखो मैकेनिकल वेव है तो इसको मीडियम चाहिए चलने के लिए, और जब सन से कोई लाइट आती है तो रास्ते में क्या होता है, वैक्यूम होता है। अर्थ तक लाइट को लेकर आओगे आप तो बीच में क्या मिलेगा, वैक्यूम मिलेगा। तो अगर ये मैकेनिकल वेव है तो फिर वैक्यूम में ट्रेवल कैसे कर सकती है, भाई सन से लाइट आएगी अर्थ तक तो बीच में क्या मिलेगा, वैक्यूम, मतलब कोई मीडियम नहीं रहेगा वहां पर, ना तो वहां पर कोई आपको लिक्विड मिलेगा, ना कोई गैस मिलेगी, ना कोई सॉलिड मिलेगा। तो विदाउट मटेरियल मीडियम ये लाइट यहां तक कैसे पहुंचेगा, क्योंकि अगर आप लाइट को आप क्या मान बैठे हैं, लाइट को आपने मान लिया है मैकेनिकल वेव। तो हॉगन्स ने एक थ्योरी दी, उनने ये बोला कि एक मीडियम होता है, उसका नाम दिया लुमिनीफेरस ईथर। ईथर एक मीडियम बोला, तो जो ईथर मीडियम है वो हर जगह फैला हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू हॉगन्स ईथर क्या होता है, एक मीडियम होता है, और उस ईथर मीडियम के अंदर ये लाइट ट्रेवल होती है, यानी कि लाइट प्रोपोगेट होता है किसके अंदर, एक ईथर मीडियम के अंदर। और ये ईथर मीडियम कहां पर है, तो ये हर जगह फैला हुआ है। आप ये नहीं बोल सकते वैक्यूम में वहां कोई मीडियम नहीं है, भैया हमारे पास एक मीडियम है ईथर जो हर जगह फैला हुआ है, यहां भी है और वैक्यूम में भी है। तो लाइट प्रोपोगेट थ्रू अ मीडियम कॉल्ड लुमिनीफेरस ईथर। तो ईथर मीडियम से लाइट क्या होता है, ट्रेवल करता है। और ये मीडियम किस टाइप का है, तो हाईली इलास्टिक मीडियम है ये, और वेरी डाइल्यूट मीडियम है। तो हाईली इलास्टिक एंड वेरी डाइल्यूट मीडियम कॉल्ड लुमिनीफेरस ईथर स्प्रेड एवरीवेयर एंड लाइट प्रोपोगेट थ्रू दिस मीडियम। ऐसा बोला गया किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू हॉगन्स। लेकिन कुछ टाइम बाद ये जो उनकी ईथर थ्योरी है वो फेल हो जाएगी, ईथर थ्योरी गलत साबित हुई, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज वो बता रहे थे वैसी प्रॉपर्टीज पॉसिबल नहीं था, तो कॉन्ट्राडिक्टरी प्रॉपर्टीज थी इसकी, उस वजह से इस थ्योरी को फेल कर दिया। तो ईथर थ्योरी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, मैंने आपको समझा दिया कि अकॉर्डिंग टू हॉगन्स लाइट इज अ मैकेनिकल वेव, वो भी कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। कब आई थी थ्योरी, 1678 में आया था, और क्रिश्चियन हॉगन्स इस थ्योरी को लेकर आए थे, और इसमें मैंने नोट कर दिया है तो आप नोट्स यहां से बना सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइट इज अ मैकेनिकल यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव, लाइट प्रोपोगेट थ्रू अ मीडियम, लाइट एक मीडियम के थ्रू ट्रेवल होता है, क्योंकि इन्होंने बोल दिया ना मैकेनिकल वेव है तो मीडियम तो चाहिए, और मीडियम उन्होंने क्या बोला कि लाइट जिस मीडियम से ट्रेवल होता है उस मीडियम का नाम क्या है, लुमिनीफेरस ईथर, ईथर मीडियम बोल दिया। और ईथर जो मीडियम होता है वो कहां पर है, तो हर जगह फैला हुआ है, तो विच स्प्रेड एवरीवेयर, हर जगह एक मीडियम फैला हुआ है, उस नाम का क्या रखा, उस मीडियम का नाम क्या रखा, ईथर। लेटर ऑन ईथर थ्योरी बाद डिस्कार्डेड, तो ईथर थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया, ये थ्योरी फेल हो जाती है। और इसके बाद हम एक और बात करते हैं कि एक साइंटिस्ट आए, फ्रेस्नल एंड यंग्स। ये जो साइंटिस्ट हैं फ्रेस्नल एंड यंग्स, इनने ये बात शो कर दिया कि लाइट जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है, लाइट कैसा वेव है, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव।
तो फ्रेस्नेल एंड यंग्स जो साइंटिस्ट थे उनने इस बात को शो किया कि जो हॉगन साहब बोल रहे थे कि लाइट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये गलत है। एक्चुअली लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स मतलब कौन सा, जैसे मान लो वेव इस टाइप से जाएगा तो पार्टिकल इस तरीके से वाइब्रेट होंगे, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, और सच टाइप ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। तो ऐसा बोला गया। तो फ्रेस्नेल एंड यंग्स साइंटिस्ट का नाम आप चाहो तो याद रख सकते हो, इनने ये शो किया कि लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। लेकिन अभी भी किसी ने ये प्रूव नहीं किया कि लाइट एक मैकेनिकल वेव नहीं है, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये सभी अभी किसी भी उलझे हुए हैं मैकेनिकल वेव में। इनको लगता है मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल में ने बोल दिया कि लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, वो कौन सा है, ट्रांसवर्स है। किसने बोला, फ्रेस्नेल एंड यंग्स ने ये बात प्रूव की। अब ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन कर पाएगी, तो देखो दिस थ्योरी कैन एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिफ्रैक्शन को कर सकते हैं इससे एक्सप्लेन, ये तो वो भी कर रहा था, कर्पस्कुलर थ्योरी ने भी इसको एक्सप्लेन किया था। लेकिन इसके अलावा इंटरफेरेंस, जो कि आपको आगे पढ़ाया जाएगा, अभी कोई नहीं पूछेगा क्या होता है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये आगे वाले टॉपिक्स हैं, ये हम बाद में करेंगे। तो वेव थ्योरी से पहले हम एक्सप्लेन करेंगे रिफ्लेक्शन को, रिफ्रैक्शन को, और उसके बाद हम बात करेंगे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। ये पूरा चैप्टर आपका इन्हीं टॉपिक पे चलेगा। तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, तो इन सभी टॉपिक को भी इस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया। तो ये है वेव थ्योरी ऑफ लाइट। लेकिन अभी सेकंड जो थ्योरी है उसमें लाइट को क्या माना गया है, वेव तो मान लिया है, लेकिन वेव कौन सा, मैकेनिकल वेव माना है। और जो फ्रेस्नेल और यंग्स हैं उनने यहां तक बता दिया कि लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव, इट इज नॉट अ लॉन्गिट्यूडनल। इनके अकॉर्डिंग क्या है, ट्रांसवर्स है, लेकिन अभी भी कौन सी मानी है, मैकेनिकल। चलिए अब हम देखते हैं थर्ड थ्योरी। अब हम बात करते हैं थर्ड थ्योरी की, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट। तो हॉगन्स ने ये बता दिया कि लाइट के पास वेव नेचर होता है, बट अकॉर्डिंग टू हॉगन्स लाइट इज अ मैकेनिकल वेव, एक मैकेनिकल वेव है, और विच इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो बाद में साइंटिस्ट आए, तो यंग्स और फ्रेस्नेल, इसने ये प्रूफ किया, मतलब शो कर दिया कि लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। लेकिन अभी भी लाइट किस टाइप की वेव है, मैकेनिकल वेव है। फिर एक साइंटिस्ट है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। तो एक साइंटिस्ट आया जेम्स क्लर्क मैक्सवेल 1873 में। तो 1873 में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने एक थ्योरी दी जिसको नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट। तो अकॉर्डिंग टू, देखिए मैक्सवेल क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट को इन्होंने कोई मैकेनिकल वेव नहीं माना है, लाइट को इन्होंने क्या माना है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माना है। तो लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। इसको आप ऐसे समझिए, जो कि मैक्सवेल ने एक बात और बताई कि जैसा कि आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड किससे प्रोड्यूस होता है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होता है कि मान लो कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। कोई भी करंट कैरिंग वायर क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अच्छी बात है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन मैक्सवेल ने ये बोला कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप चेंज करते हैं, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले 0 थी, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ा दिया, 0 से आपने कर दिया 50 न्यूटन पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को आपने इंक्रीज किया, मतलब चेंज किया। तो 0 से कितना किया, 50, और 50 से वापस आपने कम करते करते 0 कर दिया। तो ये क्या हो रहा है, ये एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपके पास चेंज होती है, यानी हमारे पास कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जो वेरी कर जाए, जो चेंज हो। तो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है, तो मैक्सवेल ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब ये नहीं कि यार मैग्नेटिक फील्ड तो करंट से बनती है, कि कोई करंट पास करोगे तब बनेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप चेंज कर देते हैं तो आपको मिल जाती है मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी।
और वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी वाली, चेंज होने वाली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड, और वो भी कौन सी वाली, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से बन जाएगी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से वापस से क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो यही बोलना चाह रहे थे कि आपको क्या करना है, जो सोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो सोर्स क्या होता है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से क्या बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बनते जाते हैं, और ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अब इसको ऐसे समझो आप, जब चैप्टर आएगा ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसको डीपली समझ लेंगे अपन। अभी आप इतना समझ लो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं परपेंडिकुलर वाइब्रेट होते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ गया, तो यहां से ये मान लो अपन बेस मान लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को मैं इस तरफ मान लेता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है। एक ही टाइम पर दोनों एक जगह पर थे, दोनों सेम फेस में रहेंगे, दोनों एक साथ जीरो होंगे और एक साथ मैक्सिमम। इस मार्कर को हम यहां रख लेते हैं, ये देखिए ये दोनों यहां पर, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड इधर, मैंने अपनी तरफ से मान लिया। तो ये क्या हुआ, एक साथ ये यहां पे देखो चेंज हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर में। अब ये डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगा, और दोनों यहां पे डिक्रीज कर जाएंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे पहुंचा और मैग्नेटिक फील्ड इस साइड आ गया। अब वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर आ जाएगा, दोनों कैसे चलते हैं, सेम पेस में। तो यही कहना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से वाइब्रेट हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन वाइब्रेट हो रहा है। तो दोनों के वाइब्रेशंस कैसे हैं, देखो परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन और ये मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। अब वेव का मोशन कैसा होगा, तो वेव का मोशन होता है तो उसकी एक हमारे पास वेक्टर का फॉर्मूला होता है E क्रॉस बी। तो E क्रॉस बी से आप निकाल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ वेव। तो वेव जो है दोनों के परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव मूव करता है। तो परपेंडिकुलर तो देखो इस साइड भी हो सकता है, वेव इस तरफ जा सकता है, या वेव इस तरफ आ सकता है। तो ये दोनों हमें मिल जाएंगे परपेंडिकुलर, दोनों में से कोई सा एक सही है। कैसे निकालें, E क्रॉस बी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर गया, तो आपकी फिंगर कहां रखेंगे, ई पर, और कहां ले जाएंगे, बी की तरफ ले जाएंगे, तो फिर थंब इस तरफ जा रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, ई क्रॉस बी से निकाल सकते हैं। भाई ऐसा भी हो सकता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रही होती और मैग्नेटिक फील्ड इधर ना जाके इस साइड जाती, फिर तो आप फिंगर यहां रखेंगे, ई बी की तरफ जाएंगे तो थंब इस तरफ आएगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। तो ये सारी बातें अभी आपको ज्यादा कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ये जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो वहां पर आपको एक्सप्लेन कर देंगे किस तरीके से होता है। अभी हमारा यही समझाना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर वाइब्रेट होते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन है तो ये मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन है, और जो वेव का मोशन होगा वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि वेव या तो उस तरफ जाएगी, ये मान लो वेव की मोशन की डायरेक्शन है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन और ये मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन। तो आप ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के जो वाइब्रेशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। किसके परपेंडिकुलर, टू द वेव प्रोपोगेशन। जिस डायरेक्शन में वेव जाता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट होता है, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट होती है। और अगर दोनों के वाइब्रेशन परपेंडिकुलर हैं वेव के मोशन के, तो आप इसको कौन सी वेव मानेंगे, ट्रांसवर्स मानेंगे। ट्रांसवर्स क्या होता है, जहां पे वाइब्रेशंस कैसे हों, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव, तो ऐसी वेव को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट मैंने लिख दिए, देखो इसके अंदर कि जो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने थ्योरी दिया 1873 में, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और आपको पता है कि डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन, तो इसको प्रोपोगेट होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। और दीज वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ये किस नेचर की होती है, ट्रांसवर्स नेचर की होती है। अभी एक्सप्लेन किया मैंने क्यों होती है ट्रांसवर्स की,
क्योंकि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट होते हैं परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव। वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों के वाइब्रेशन होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के। सो इट इज ट्रांसवर्स इन नेचर, और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव मानते हैं। तो ये अब हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ थ्योरी ऑफ लाइट, यानी कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो अभी तक आपने समझा कि जो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल थे, उन्होंने लाइट को बोल दिया कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इट इज ट्रांसवर्स इन नेचर, क्योंकि लाइट किससे मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट होते हैं और दोनों के जो वाइब्रेशंस होते हैं वेव के मोशन के परपेंडिकुलर्स हैं, सो इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। अब एक प्रॉब्लम और थी, क्योंकि आपको पता है कि जो न्यूटन की थ्योरी थी, न्यूटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी, तो उसने एक्सप्लेन किया था रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लेकिन जो इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, तो वेव थ्योरी लेकर आए। तो वेव थ्योरी ने एक्सप्लेन कर दिया इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। लेकिन एक और इफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये क्या होता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये होता है कि मान लो कोई मेटल सरफेस है और मेटल सरफेस पे आप लाइट फॉल करते हैं, तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं, यानी कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन लाइट फॉल ऑन इट। तो जब किसी मेटल सरफेस पर लाइट को फॉल करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, इसको आप वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि लाइट एक वेव है और वेव से आप इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखो जो वेव होता है, वेव में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है। मान लो कोई भी मेटल सरफेस है, अगर ये लाइट वेव की तरह आएगा तो जिसके पास एनर्जी है वो इस पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और जो पार्टिकल का नेचर होता है, पार्टिकल ये बोलता है कि मान लो कोई पार्टिकल है, एक बॉल मान लो, आप बॉल को अगर आप दीवार पे मारोगे तो किसी एक पॉइंट पे जाके टकराएगी, यानी जितनी भी एनर्जी है वो एक पॉइंट पर स्ट्राइक कर जाएगी। लेकिन अगर वेव मानेंगे आप, तो वेव में क्या होगा, वेव की एनर्जी पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने का मतलब क्या है, कि जैसे मान लो कि हमारे पास एक प्लास्टिक की बॉल है जिसको फ्लोर पे डाल दिया, ऐसे ही फ्लोर पे डली प्लास्टिक की बॉल है, दूसरी बॉल मेरे हाथ में है वो भी प्लास्टिक की है, और मैं इस बॉल से उस बॉल को मारता हूं। अगर मैं उसको मारूंगा धीमे से, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि बॉल ऊपर उछलेगी? नहीं उछलेगी, क्योंकि आपने धीमे से मारा है। आपको उसको तेज एनर्जी के साथ उसको फेंकना पड़ेगा। तो एनर्जी के साथ जब उसको हिट करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि बॉल जो है थोड़ी ऊपर उछल जाए, यानी कि जो फ्लोर पे बॉल डली हुई थी वो फ्लोर से ऊपर उठ जाए। इसको आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं इस फिनोमेना को। जैसे बॉल को आप हिट करें दूसरी बॉल से और बॉल ऊपर उछल जाए, मतलब फ्लोर से बाहर आ जाए। तो ऐसा ही कुछ हो सकता है किसके साथ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कि मान लो कोई मेटल सरफेस है और वहां पे लाइट को आपने फॉल किया, तो लाइट अगर पार्टिकल से मिलकर बना होता, अगर लाइट पार्टिकल से मिलकर बना होता तो लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पे जाके स्ट्राइक करते और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती, और उस एनर्जी को गेन करने के बाद ये पॉसिबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन उसकी मेटल सरफेस से बाहर आ जाता। ऐसा हो सकता था, मतलब पॉसिबिलिटी है। जैसा कि बॉल को आप हिट करें दूसरी बॉल से तो हो सकता है बॉल ऊपर उछल जाए। उसी टाइप से जब अगर लाइट को आप एक पार्टिकल मान लेते और पार्टिकल से मिलकर लाइट बना होता, और जब कोई पार्टिकल जाके हिट करता इलेक्ट्रॉन्स को तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के आ जाता। इसी को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन उसके लिए लाइट क्या होना चाहिए, लाइट के अंदर पार्टिकल्स होना चाहिए, यानी लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स होना चाहिए। लेकिन अगर मैं वेव मान के सोचूं कि लाइट वेव है, तो वेव अगर होगा तो देखो लाइट को फॉल करवाएंगे तो लाइट की जितनी भी एनर्जी है वो पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब इतने सारे एरिया में अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे निकलेगा? क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ पाएगा? इलेक्ट्रॉन को आपको हिट करना पड़ेगा, पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ेगी, तब ये पॉसिबिलिटी है। अब ये एनर्जी आप हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन को,
तो इसको हम वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करना है तो लाइट को पार्टिकल नेचर मानना पड़ेगा। लाइट के पास कौन सा नेचर होना चाहिए? पार्टिकल नेचर, क्योंकि लाइट पार्टिकल से मिलकर बना होना चाहिए। तो पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे इलेक्ट्रॉन्स पर तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ सकते हैं। वेव नेचर में ऐसा नहीं हो सकता। अब इस इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए किसका यूज किया? पार्टिकल थ्योरी का यूज किया। जो कौन लेकर आए थे? तो हम जो पढ़ने वाले हैं फोर्थ थ्योरी, यह है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। इसके बारे में समझते हैं। तो साइंटिस्ट हैं थे मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक तो 1900 में इन्होंने थ्योरी दी, और जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। अब इनका बोलना यह था कि लाइट हो या कोई सी भी रेडिएशन हो, कोई सी भी रेडिएशन हो, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात हो रही है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सिर्फ लाइट नहीं आती है, लाइट के अलावा जो आपकी एक्स रे, गामा रे, इंफ्रारेड, तो ये सब उसके अंदर आते हैं। तो मतलब कोई सी भी रेडिएशन हो, तो उनका कहना यह था कि जो रेडिएशंस होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, वो एनर्जी के पैकेट के फॉर्म में ट्रेवल करता है। यानी कि ये समझ लो आप कि मान लो लाइट की बात करें आज हम, तो लाइट जो है, लाइट के अंदर क्या होते हैं? मान लो कोई भी आपके पास लाइट का सोर्स है जो लाइट को इमिट करता है, तो लाइट को इमिट करने का मतलब वो पार्टिकल इमिट करता है। और इस बार वो पार्टिकल को क्या बोला जा रहा है? उस पार्टिकल को बोला जा रहा है एनर्जी के पैकेट। मतलब नाम बदल गया है, वही चीज। पार्टिकल इमिट होगा उस लाइट से, और उस पार्टिकल को क्या बोल दिया? कि एनर्जी के पैकेट बोल दिया। और तो नाम देखो बदल गया, चीज वही है कि मतलब लाइट जो है किससे मिलकर बना हुआ है? पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। लेकिन वो पार्टिकल को इस बार हम क्या बोल रहे हैं? एनर्जी के पैकेट। और एनर्जी के पैकेट को हमने इस बार क्या नाम दिया है? फोटोन नाम दे दिया। यानी कि लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स। अब ये फोटोन क्या है? वही पार्टिकल है, और उसको क्या बोला जा रहा है? एनर्जी के पैकेट। तो कोई सी भी रेडिएशन हो, जो हम बात करें प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो लाइट है या कोई भी रेडिएशन है, तो ये कंसिस्ट किससे होता है? किससे मिलकर बनता है? एनर्जी के पैकेट से बनता है। यानी कि ट्रेवल करता है इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट, और दीज एनर्जी पैकेट आर कॉल्ड फोटॉन्स। इन्हीं को फोटोन नाम दे दिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। एनर्जी के स्मॉल पैकेट से मिलकर बना होता है, और दीज आर कॉल्ड फोटोन। तो फोटोन नाम दे दिया। तो मतलब प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट जो है, इसको फिर ये बोला जा रहा है कि लाइट इज नॉट अ वेव, लाइट इज अ पार्टिकल। मतलब कहानी जहां से स्टार्ट हुई थी, कहानी वहीं पे वापस आ गई। न्यूटन साहब ने बोला था पार्टिकल है, वापस वही बात करने लगे। बीच में वेव की बात की हमने पहले, लाइट वेव है, लेकिन अब ये मैक्स प्लांक फिर से बोल रहे हैं कि लाइट इज अ पार्टिकल। वापस वहीं पे आ गए हम जहां से पढ़ना स्टार्ट किया था कि लाइट इज अ पार्टिकल। बट इस बार कर्पस्कल नाम नहीं दिया है, उस पार्टिकल को क्या बोल दिया? फोटोन बोल दिया। फोटोन क्या होता है? एनर्जी के पैकेट होते हैं। यानी कि लाइट का सोर्स एनर्जी के पैकेट एमिट करता है, तो लाइट ट्रेवल करता है इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट। चलिए ठीक है, उसी को फोटोन बोला जा रहा है। अब मैंने आपको समझाया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो वेव थ्योरी से नहीं कर सकते। अब हमारे पास देखो दोनों थ्योरी हैं, वेव थ्योरी भी है और पार्टिकल थ्योरी भी है लाइट की। तो जो अल्बर्ट आइंस्टीन साइंटिस्ट थे 1905 में, ये थ्योरी कब आई? 1900 में ये थ्योरी आई थी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। और 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस थ्योरी का यूज किया। इनने वेव थ्योरी का यूज क्यों नहीं किया? इनके पास दोनों ऑप्शन थे। अगर ये चाहते आइंस्टीन तो वेव थ्योरी का यूज भी कर सकते थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो सकता, ये पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने कौन सी थ्योरी का यूज किया? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का। तो अल्बर्ट आइंस्टीन यूज्ड दिस थ्योरी टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? आपको बता चुका हूं मैं कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन लाइट फॉल ऑन इट। जब मेटल सरफेस पर लाइट फॉल होता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं, और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन लाइट फॉल ऑन इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और अकॉर्डिंग टू, फिर देखिए यहां तक की कहानी समझ में आ गई।
तो आइंस्टीन ने कौन सी थ्योरी का यूज किया? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का। किसको एक्सप्लेन करने के लिए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, फिर एक साइंटिस्ट हुए डी ब्रॉय। डी ब्रॉय जो साइंटिस्ट थे उनने ये बोला कि अब तक ये सब देखते आ रहे थे क्या है लाइट, पहले बोल रहे हैं पार्टिकल, फिर बोला वेव है, वेव में मैकेनिकल बोला, फिर बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और वापस से बात करने लगे लाइट तो पार्टिकल है। तो जो डी ब्रॉय थे, डी ब्रॉय जो साइंटिस्ट हुए, डी ब्रॉय ने ये बोला कि लाइट जो है, लाइट के पास दोनों नेचर हैं। तो समटाइम्स लाइट बिहेव एज अ पार्टिकल एंड समटाइम्स लाइट बिहेव एज अ वेव, एंड सो लाइट हैज अ डुअल नेचर। तो लाइट के पास डुअल नेचर है, ये बात किसने बोली? डी ब्रॉय ने। तो डी ब्रॉय ने सजेस्ट किया कि लाइट हैज अ डुअल नेचर, समटाइम्स लाइट बिहेव एज अ पार्टिकल एंड समटाइम्स लाइट बिहेव एज अ वेव। तो इसके पास दोनों नेचर है, पार्टिकल भी और वेव नेचर भी। पार्टिकल नेचर कब होगा? जब जो भी ऑब्जेक्ट है उनका साइज आप बड़े साइज का लोगे, तो बड़े साइज का अपन लेंगे ऑब्जेक्ट, मिरर, लेंस, प्रिज्म, तो वहां पर लाइट का पार्टिकल नेचर शो होता है। और जब स्मॉल साइज के हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, यहाँ पे अपर्चर, कोई होल है, कोई स्लिट है, वो स्मॉल साइज की है, जो इसका साइज लाइट की वेवलेंथ से कंपेरेबल है, तो वहां पर लाइट अपना वेव नेचर शो करता है। ठीक है, तो लाइट के पास दोनों नेचर है, तो कई बार लाइट पार्टिकल नेचर शो करता है और कई बार लाइट वेव नेचर शो करता है। तो यहां तक हमने इंट्रोडक्शन दिया कि थ्योरीज अबाउट द नेचर ऑफ द लाइट, कि लाइट का नेचर कौन सा माने अपन, इसकी कौन कौन सी थ्योरी थी, कौन कौन से साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे। तो यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है, और इसके आगे हम बात करेंगे हॉगन्स प्रिंसिपल की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हॉगन्स प्रिंसिपल जो हमने सेकंड थ्योरी देखी थी, वेव थ्योरी, जो कि कौन लेकर आए थे? तो क्रिश्चियन हॉगन्स लेकर आए थे। तो वो थ्योरी के बारे में थोड़ा और समझेंगे, उनने किस तरीके से हॉगन्स प्रिंसिपल दिया, वेव फ्रंट को समझाया, वेव फ्रंट क्या होता है, वेवलेट्स क्या होते हैं, वेव फ्रंट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो वो पूरा हम कवर करेंगे उसके बारे में। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।